नमस्कार, DBN टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे पाकिस्तान से सटे बॉर्डर इलाकों में कल फिर क्यों होने जा रही है बड़ी मॉक ड्रिल। जानेंगे कौन है शुभम शौकीन जिसे 51 मुल्कों की पुलिस दिन रात खोज रही है। बात होगी राज्यसभा में 8 सीटों पर चुनाव से बदलते गणित की। देखेंगे क्या मणिपुर से हटेगा राष्ट्रपति शासन। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आने वाले महाभियोग की। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 1200 जोड़ों का हुआ सामूहिक विवाह। सीएम ने दिया आशीर्वाद। इमरजेंसी में जेल गए मीसा बंदियों को पेंशन देगी दिल्ली सरकार। सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान। बिहार के सारण में सनसनीखेज वारदात आई सामने। 2 जमीन कारोबारियों की गोली मारकर हत्या। आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। चंडीगढ़ में पुलिस ने पकड़ा अंतरराष्ट्रीय रैकेट। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता बनर्जी ने माना सुप्रीम कोर्ट का फैसला, किया नई भर्तियों का ऐलान। देश में कोरोना से हुई 12 मौतें, 1083 एक्टिव केस। यूपी बिहार दौरे पर पीएम मोदी के नजदीक रहने वालों के होंगे टेस्ट। स्टारशिप ने लॉन्चिंग के 30 मिनट बाद खोया कंट्रोल। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट नहीं कर पाया नॉर्बिट टेस्ट को पास। टीबी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ को हुआ सेकेंड स्टेज का लीवर कैंसर। पेट में टेनिस बॉल साइज के ट्यूमर में है कैंसर। तेज बुखार होने पर टालनी पड़ी सर्जरी। विस्फोटक से भरे ट्रक लूट ले गए नक्सली। ड्राइवर को बना लिया बंधक। ओडिशा के राउरकेला में बड़ी वारदात। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद का फैसला। वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2025 का अनुमोदन किया गया। राम मंदिर में 5 जून को राम दरबार समेत 8 देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा। निकाली जाएगी भव्य कलश यात्रा। ये तो थी हेडलाइंस। अब चलिए बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की। पाकिस्तान से सटे राज्यों में गुरुवार शाम को मॉक ड्रिल होगी। ये मॉक ड्रिल गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में होगी। इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जाएगी। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किया था, जिसमें कई आतंकवादी मारे गए थे। लेकिन पाकिस्तान के 12 आतंकी ठिकानों की लिस्ट तैयार है। पीओके से लेकर पाकिस्तान के अंदर तक आतंक की जड़ों को खत्म करने का ऑपरेशन चल रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान खौफजदा है। पूरा मुल्क दहशत से भर गया है। इस बीच पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की तरह एक और ऑपरेशन का डर सताए जा रहा है। भारत ने अभी सिर्फ 9 आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक की है। ऐसे में पाकिस्तान में मौजूद 12 और आतंकी कैंपों को टारगेट किया जा सकता है। इससे पहले भारत ने साफ कर दिया था कि आतंकवाद की बची कुची जमीन को भी खत्म किया जाएगा। इसके लिए भारत की तैयारी पूरी है। भारत के सीमावर्ती इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर है। पाकिस्तान की बौखलाहट और एलओसी पर उसकी फायरिंग को देखते हुए सेना ने कश्मीर के 10 जिलों में कंट्रोल सेंटर बनाए हैं। बता दें कि आतंक की कमर तोड़ने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक भी की थी। भारतीय थल सेना, वायु सेना और नौसेना के संयुक्त ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पीओके के जिन 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई थी, उनमें बहावलपुर, मुरीद के गुलपुर, भिम्बर, चाक अमरू, बागकोटली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद है। बहावलपुर में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर और मुदीरके में लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम अटैक का बदला लेने के लिए भारत ने 6-7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। करीब 25 मिनट तक चले इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में बने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को जड़ से उखाड़ दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए गए हैं। भारत के इस ऑपरेशन से बौखलाकर पाकिस्तान की सेना ने भारत पर हमला कर दिया था। पाकिस्तान की सेना ने भारत के सैन्य और नागरिक ठिकानों पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। भारत के अनुरोध पर इंटरपोल ने पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है। यह नोटिस फ्रेंच एम्बेसी के पूर्व अधिकारी शुभम शौकीन के खिलाफ जारी किया गया है। जैसे ही खबर आई सामने कि हर कोई शुभम शौकीन के बारे में ही जानने लगा है। आखिर शुभम शौकीन ने क्या किया है जिस पर सिल्वर नोटिस जारी हुआ है, चलिए जानते हैं। मीडिया में छिपी खबरों के मुताबिक शुभम शौकीन फ्रांसीसी दूतावास में पर्सनल वीजा और लोकल लॉ ऑफिसर के रूप में काम कर रहा था। उसका मुख्य काम वीजा प्रक्रिया और प्रशासनिक कार्यों से जुड़ी थी। बता दें कि सीबीआई के अनुसार सितंबर 2019 से मई 2022 के बीच शौकीन ने अन्य लोगों के साथ मिलकर शेंगेन वीजा जारी करने में धोखाधड़ी की। उन्होंने प्रत्येक आवेदक से 15 लाख से 45 लाख रुपए तक की रिश्वत ली और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वीजा जारी किए। इस घोटाले में पंजाब और जम्मू के आवेदकों को नकली पत्रों के जरिए वीजा दिलवाए गए, जो कथित तौर पर बेंगलुरु की एक निजी कंपनी द्वारा जारी किए गए थे। इन वीजा के जरिए लोग फ्रांस के पोर्ट ले हावरे में नौकरी का दावा करके यूरोप गए। सीबीआई का कहना है कि शौकीन ने इस अवैध कमाई से दुबई में 77,60,500 दिरहम की 6 अचल संपत्तियां खरीदी। इससे पहले सीबीआई ने शुभम शौकीन की तलाश के लिए ब्लू नोटिस भी जारी किया था। आपको बता दें, सीबीआई भारत में इंटरपोल से जुड़े मामलों की नोडल एजेंसी है। दिसंबर 2022 में सीबीआई ने शौकीन और उनकी सहयोगी आरती मंडल के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिन्होंने दूतावास के वीजा विभाग में मिलकर ये धोखाधड़ी की है। जांच में कई वीजा फाइलें गायब पाई गईं, जो ज्यादातर पंजाब के बेरोजगार या कम जोखिम वाले आवेदकों से जुड़ी हुई थी। इसके बाद से ही एजेंसियां शुभम शौकीन को पकड़ना चाह रही हैं। शुभम शौकीन की वैश्विक संपत्तियों को ट्रैक करने के भारत के अनुरोध पर इंटरपोल ने पहला सिल्वर नोटिस जारी किया। अधिकारियों ने इस मामले में बताया कि सिल्वर नोटिस एक रंग कोडित नोटिस होता है, जिसे इंटरपोल ने इस साल जनवरी में दुनिया भर में अवैध संपत्तियों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए पेश किया था। पायलट प्रोजेक्ट, जिसका भारत भी हिस्सा है, इटली के अनुरोध पर पहले सिल्वर नोटिस जारी करने के साथ शुरू हुआ। इंटरपोल 9 प्रकार के अलग अलग रंगों वाला नोटिस जारी करता है, जिनमें से प्रत्येक का उद्देश्य दुनिया भर के सदस्य देशों से विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना है। उदाहरण के लिए लाल रंग का नोटिस भगौड़े को हिरासत में लेने के लिए, नीला रंग अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए, काला रंग अज्ञात शवों के लिए और पीला रंग लापता व्यक्तियों के लिए होता है। भारत सिल्वर नोटिस जारी करने के पहले चरण में भाग लेने वाले 51 सदस्य देशों में से एक है। पायलट प्रोजेक्ट नवंबर तक जारी रहेगा। पायलट चरण के हिस्से के रूप में प्रत्येक देश 9 सिल्वर नोटिस प्रकाशित करवा सकता है। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में विरोधी दलों की ताकत जल्द बढ़ने वाली है। फिलहाल भाजपा एनडीए के सहयोगी दलों के साथ बहुमत में है। इस कारण सरकार कई विधायकों को आसानी से पारित करा चुकी है। राज्यसभा में तमिलनाडु की 6 और असम की 2 सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी की थी। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस की सरकार है और इससे विपक्ष को बड़ा फायदा मिलने वाला है। राज्यसभा चुनाव से आईएनडीआईए गठबंधन की संख्या में 2 और बढ़ोतरी होगी। तमिलनाडु के 6 सांसदों का जुलाई में कार्यकाल खत्म हो रहा है। असम के 2 सांसद भी रिटायर हो रहे हैं। तमिलनाडु की जो 6 सीटें खाली हो रही हैं, उनमें से 3 पर डीएमके सांसद हैं। बाकी 3 पर आईएमडीएमके, पीएमके और एएमडीएमके सांसद थे, लेकिन विधानसभा में द्रमुक के 2/3 बहुमत को देखते हुए उसकी सीटों की संख्या बढ़ाकर 4 हो सकती है। सीएम स्टालिन एक सीट कांग्रेस को भी दे सकते हैं। असम की 2 सीटें जो खाली हो रही हैं, उनमें एक बीजेपी और दूसरी असम गण परिषद के पास है। विधानसभा समीकरणों के हिसाब से एक सीट भाजपा और दूसरी सीट कांग्रेस के खाते में जानी तय है। राज्यसभा में विपक्ष के सांसद 91 हो जाएंगे। फिलहाल ये संख्या 89 है। एनडीए का आंकड़ा 128 से घटकर 126 हो सकता है। हालांकि उसका बहुमत बना रहेगा। उससे अहम विधेयकों को पारित कराने में कोई समस्या नहीं होगी। मक्कल निधि मय्यम के प्रमुख और अभिनेता कमल हासन को डीएमके राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। दोनों के बीच डील तय हो गई है। तमिलनाडु की 6 और असम की 2 राज्यसभा सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होना है।
डीएमके से साल 2024 लोकसभा चुनाव में हाथ मिलाने के बाद हासन को लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने या चुनाव बाद राज्यसभा सीट का ऑफर मिला था। हसन ने 2018 में डीएमके एआईडीएमके के बाद तमिलनाडु में तीसरे विकल्प के तौर पर पार्टी बनाई थी, लेकिन कोई कमाल नहीं कर पाए। गौरतलब है कि हाल ही में हरियाणा, ओडिशा, झारखंड और दिल्ली समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। झारखंड को छोड़कर अन्य राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। ऐसे में आने वाले वक्त में एनडीए को कुछ और सीटें मिल सकती है। मणिपुर के इम्फाल में निर्दलीय विधायक सपाम निशिकांत सिंह ने कहा कि राज्य में ज्यादातर लोग एक लोकप्रिय सरकार चाहते हैं, इसी वजह से हम राज्यपाल से मिलने यहाँ आए हैं। बता दें, हमने दूसरी बातों पर भी चर्चा की है। लोकप्रिय सरकार के गठन के बाद राष्ट्रपति शासन का कामकाज पहले जैसा नहीं रह सकता है। मूल रूप से मुख्य मुद्दा एक लोकप्रिय सरकार का गठन था। राज्यपाल की प्रतिक्रिया भी अच्छी थी। निशिकांत सिंह ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही लोकप्रिय सरकार का गठन हो जाएगा। हम राज्यपाल से अपील कर रहे हैं कि हमें लोकप्रिय सरकार चाहिए। हमने राज्यपाल को एक कागज भी दिया है जिस पर हम सभी ने हस्ताक्षर किए हैं। निशिकांत ने कहा कि मणिपुर में एनडीए के सभी विधायक लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम जनता का समर्थन भी चाहते हैं। हमने जो कागज दिया है उस पर करीब 22 लोगों के हस्ताक्षर हैं। राज्यपाल से मिलने के लिए 10 विधायक यहां आए हैं। पिछले महीने बीजेपी विधायक टी रोबिंद्रो ने कहा था कि राज्य में कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है और उम्मीद है कि जल्द ही नई सरकार बनेगी। रोबिंद्रो ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। हमें पूरा विश्वास है कि केंद्र जल्द से जल्द नई सरकार बनाएगा। मणिपुर में 2023 में हिंसा भड़कने के बाद से 260 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के 9 फरवरी को इस्तीफा देने के बाद 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। राज्य विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक है, इसको निलंबित कर दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट में बतौर जज तैनात जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रही है। अगले संसद सत्र में ये महाभियोग लाया जा सकता है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि महाभियोग क्या होता है और अब तक किन जजों ने इसका सामना किया है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत महाभियोग की कार्यवाही की जाती है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को हटाने के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों पर भी ये लागू होता है। संसद में प्रस्ताव रखे जाने के बाद इसके लिए वोटिंग होती है और पास होने से पहले स्पीकर खुद से इसकी जांच करवाते हैं। 2/3 समर्थन मिलने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद जज को पद से हटाया जाता है। जस्टिस यशवंत वर्मा से पहले भी कई जज महाभियोग का सामना कर चुके हैं। हालांकि किसी भी जज को इसके तहत हटाया नहीं गया, क्योंकि इसकी लंबी कार्यवाही पूरी होने से पहले ही कुछ जजों ने इस्तीफा दे दिया। वहीं कुछ मामलों में ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। इनमें से ज्यादातर जजों पर पैसों के लेन देन और वित्तीय अनियमितता जैसे आरोप लगाए गए थे। महाभियोग का सामना करने वाले जजों में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी रामास्वामी, कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस एस.के. गंगेले, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.वी. पारदीवाला, तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस सी.वी. नागार्जुन, पूर्व सीजेआई जस्टिस दीपक मिश्रा और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव जैसे नाम शामिल हैं। इनमें से कुछ जजों पर महाभियोग स्पीकर ने ही खारिज कर दिया था, वहीं कुछ प्रस्ताव पारित ही नहीं हो पाए। वहीं आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए DBN TV न्यूज के साथ।